चाहती हूँ। काफी मर्दों में गिरी हुई चादर के हाले में मौजूद वाहिद लड़की ऊंची आवाज में बोली थी। वहां खड़े तमाम मर्द साकत रह गए थे। यह क्या कह रही हो तुम लड़की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या कभी ऐसा सुना है? बनी हमेशा लड़की जाती है ना कि लड़के। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तभी वहां हुजूम में खड़ा एक मर्द आगे आते हुए बोला था। वो शायद कातिल के खानदान में से ही था। कत्ल मेरा भाई हुआ तो फैसला लेने का हक भी मेरा है। किस कानून में लिखा है कि वनी सिर्फ लड़की ही जाती है? भाई तो उन्होंने मेरा ही मार दिया ना, तो उनकी बेटी में किसको वनी लेकर जाऊंगी? अपने बाप को। जवाब में वह उनके गुस्से से दहाड़ी थी। उसका जुड़वा, उसका महबूब भाई कत्ल कर दिया गया था और उन लोगों को अभी भी लड़का लड़की की पड़ी थी। हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़का वनी गया हो। तुम्हें जितनी जमीनी जायदाद, जितना पैसा चाहिए तुम वो बताओ, हम सब देने को तैयार हैं, मगर हमारा बेटा हरगिज वनी नहीं जाएगा। तभी वहां बैठे बुजुर्गों में से एक आदमी बोला, शायद कातिल इसका बेटा था। सीधी और साफ बात है भाई। भाई मेरा कत्ल हुआ है तो फैसला लेने का भी हक मेरा है। जमीन जायदाद की हमारे पास कोई कमी नहीं। मुझे वनी में आपका बेटा ही चाहिए। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरा बेटा शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके। नहीं, हरगिज नहीं। मैं आपके इस बेटी की बात नहीं कर रही जिसने मेरा भाई कत्ल किया है, बल्कि मैं आपके उस बेटे की बात कर रही हूँ जो अभी कमा रहा है, जो आपका छोटा बेटा है। उसकी अगली बात सुनते ही सब साकित हो गए। वो क्या कह रही थी? सब हैरान थे। सब जानते थे कि वह दरहम उनका छोटा बेटा था जो कि ऑस्ट्रेलिया में जरे तालीम है। यह क्या बकवास है? कत्ल मैंने किया है तो वनी भी मुझे ही लिया जाएगा ना। मेरे छोटे भाई पर क्यों आ रही हो तुम? नूर यकदम बिना उसकी औरत होने का लिहाज किए बिना चीखा था। तो ठीक है, हो जाए आप वनी। कर लेती हूँ मैं आपसे निकाह, मगर फिर आपको अपनी पहली बीवी और बच्चों को छोड़ना होगा। अपनी बीवी को तलाक देनी होगी। वो बिना किसी लिहाज से बोल रही थी। दिमाग दुरुस्त है। वह गुस्से से बोला, बात पर मुझे बताने वाले के। बनी लड़की को किया जाता है। लड़की कैसे? लड़की ने ये लड़की वो तो आप अब यहाँ चीखे लड़कों को क्यों नहीं समझा रहे? एक तो उसने कत्ल कर दिया मेरे जवान भाई का, जिसकी शादी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन दूरी पर थी। ऊपर से यही ज्यादा जबान लड़ा रहा है। सारे मजमे के सामने अपने गुनाह को मानते हुए ये लड़की को आवाज को दबा रहा है। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। सिर्फ 15 मिनट है आप लोगों के पास। फैसला करके आप लोग बता दें कि आप लोगों ने क्या करना है। कत्ल के बदले कत्ल जो मैं अपने हाथों से करूंगी, या आपके छोटे बेटे से निकाह, और यहाँ फिर आपका बड़ा बेटा वनी होगा अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर दुपट्टे का नकाब मजीद सख्ती से अपने चेहरे पर जमाती वो अपना आखिरी फैसला सुना गई थी। हर तरफ बातें होनी शुरू हो गई थीं। बांध बांध की बोलियां थीं। लोग हैरान थे। इन लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक बीमार बाप की बेटी इस तरह इस हद तक चली जाएगी। नूरदीन से कत्ल तो हो गया था, मगर वह इस खुशफहमी में था कि उनके घर में और था ही कौन। एक बीमार बाप और वह दोनों बहन भाई तो क्या ही कोई कर लेगा। मगर वह नहीं जानता था जिस लड़की को उसने इतना कमज़ोर समझा था, मगर वह नहीं जानता था भाई की जुदाई के बाद वह कमज़ोर सी शर्मीन खान मजबूत से मजबूत तर होगी। जैसे ही 15 मिनट का टाइम गुजर गया, वह ऊंची आवाज में बोली थी। सब धक से रह गए। अब बताएं सरपंच साहब, आपका क्या फैसला होगा? क्या कहना चाहेंगे आप? अगर यही काम मेरे भाई ने किया होता तो 2 मिनट से पहले मुझे वनी बनाकर इन लोगों के साथ रवाना कर दिया जाता। लेकिन अब जब यही सवाल मैं आपसे कर रही हूं तो आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जवाब चाहिए मुझे। अब की बार उसकी जद की इंतहा हो गई थी। रहमान खान, फैसला लो। बच्ची ठीक कह रही है।
तुम लोगों का जो भी फैसला है बताओ, ताकि यह जिरका यहाँ खत्म हो। बच्चे, हम तुम्हारे साथ हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। सरपंच ने फौरन बोला था, हम फैसला कर चुके हैं दरम खान को वनी करने के लिए, मगर वह इस बारे में कुछ नहीं जानता। इस वक्त वो मुल्क से बाहर है। 1 महीने बाद उसे वापस आना है। उसके बाद रहमान खान इतना कहते चुप हो गए थे। हम 1 महीने बाद, सरपंच साहब यह तारीख लिख लें। मैं तो जहनशीन करके जा रही हूँ। 1 महीने बाद इसी झिरके में धर्म खान ज़्यादा बनी किया जाएगा। और अगर इन लोगों ने जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो आप बेहतर जानते हैं इस चीज़ की सज़ा क्या होनी चाहिए। इतना कहती वह खूनखार निगाह नज़रों से नूरुद्दीन को घूरती, साकित बैठे बाप को व्हीलचेयर घसीटती आगे बढ़ गई थी। बाप को लिए वह घर आ गई थी। उसने शानो शौकत से खड़े इस खूबसूरत महलुमा घर को देखा। उसकी जिंदगी में बाप और भाई के अलावा था ही कौन। माँ तो बचपन में ही उसे छोड़कर रब के पास चली गई थी। बाप पैर से बीमार था। बस उसका भाई ही था जिसने उसकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए इस खूबसूरत घर को तामीर करवाया। वो बेतहाशा खुश थी। भाई की पसंद के मुताबिक उसने उसके लिए लड़की ढूंढी थी। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे जब वह शेरवानी लेने के लिए शहर जा रहा था और रास्ते में नूरुद्दीन की चलती गोली उसके भाई की जान ले गई थी। कभी इस घर में उसके और उसके भाई के कैखे गूंजते थे, मगर अब सन्नाटा था। इस कदर सन्नाटा था कि उसे अपनी सांस लेने की आवाज़ भी आ रही थी। क्या करती वो इतनी जायदाद, इतने पैसे का जब कोई था ही नहीं। अपने बाप की तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए उसने उन्हें खाना खिलाकर उनकी दवाइयाँ देकर लिटा दिया था, मगर खुद वह भटकी हुई रूहों की तरह घूम रही थी। 1 महीने बाद उसे गांव आए। अब भी तीसरा दिन था जब रहमान खान ने उस झिक्की के बारे में बात की। बाप की बात सुनते ही हत्ते से ही उखड़ गया था। बाबा जान, यह आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं यह मानने को तैयार ही नहीं हूँ। आप कैसे मुझसे पूछे बिना मेरी बलि चढ़ा सकते हैं? दरहम, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, वरना तुम्हारा भाई मारा जाएगा, तुम्हारी भाभी बेवा हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारी भाभी और बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। बाबा जान, मैं आपकी बात को समझता हूँ। भाई ने यह गुनाह कर ही दिया है तो उनसे माफ़ी मांगे, कोई और तरीका निकाले। मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं इतना पढ़ लिख कर आया हूँ। एक बनी होने के लिए यह कैसा फैसला है, और सारी उम्र मैं इस रस्म के खिलाफ करता आया हूँ, मगर आप आज इसी रस्म पर मेरी कुर्बानी कर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दरम का बस नहीं चल रहा था कि वह चीखें मारकर बाप का लिहाज करते। वह आवाज़ को नीचा रखने की मुमकिन कोशिश कर रहा था। दरहम, तुम बात समझने की कोशिश करो, बस एक बार हामी भर दो, क्योंकि इस वक्त पूरा गांव उस लड़की के साथ, इस वक्त खेल उसके हाथ में है। मगर मेरा तुमसे वादा है, बहुत जल्द मैं तुम्हारी उस लड़की से जान छुड़वा दूंगा। बस इस वक्त के लिए मेरी बात मान जाओ। तुम वनी होकर चले जाओ, उस लड़की से प्यार कर नाटक करके उसे अपने जाल में फंसाओ। जब वह फंस जाए तो हर चीज़ हमारी है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है। औरत तो वैसे भी 2 बोल की मार होती है, और तुम तो वैसे भी मेरे शेर जवान बेटे हो। दरहम, तुम उसको समझाओगे तो वह समझ जाएगी। एनवर अपने जहन में पूरी प्लानिंग बनाए हुए बैठे थे, जबकि उनकी बातें सुनते दरहम की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। बाबा जान, यह आप क्या कह रहे हैं? उसका भाई मरा है। वो अपने भाई के कातिल के भाई के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता क्यों कायम करेगी? क्या हो गया है आप सबको? किस तरह सोच रहे हैं? और ज़मीन जायदाद हमारे पास कम थोड़ी है जो हम इस तरह की हरकतें करते फिर। वह सच में दंग रह गया था। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? उसकी हर चीज़ तुम्हारी ही होगी। दरम, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तुम्हें बस एक नाटक करना है। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? नहीं बाबा जान,
मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक लड़की के जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। जैसे पहले ही हमसे बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली हो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। वह जवाबन गुस्से से बोला था, तुम्हें ऐसा करना होगा, धर्म तुम्हें करना होगा, वनी होकर उसके घर जाना होगा। बस यही मेरा आखिरी फैसला है, वरना फिर अपने बाप का मरा हुआ मुंह देख लेना। अब वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे। आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा, मुझे एक बार उससे मिलने दे। हरगिज नहीं। दरहम, अब तुम कल चिरके में ही उससे मिलोगे, उसके शौहर बनकर। यह मेरा आखिरी फैसला है। फिर मुझे बता दो, ताकि मैं जहर की गोलियों का बंदोबस्त कर सकूं। ना ही मैं अपने बड़े बेटे का कत्ल होने दे सकता हूँ, ना ही उसके बच्चों और बीवी को घर से दरबदर। वो बेतहाशा इमोशनल हुए थे। बाबा, वो बेबस हुआ था। औलाद जितनी मर्जी कामयाब हो जाए, जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, मगर कहीं ना कहीं वह माँ बाप के लिए इतनी ही इमोशनल होती है। और वह बाप की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ गया था। मगर उसने दिल में खुद से एक पक्का वादा किया था कि उस लड़की को कभी धोखा नहीं देगा। हम डरो मत, बता दो, तुम्हारा बाप मौत से नहीं डरता। बेटे की बेबसी में छुपी हाँ को समझते हुए चेहरा मोड़कर बोले, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। बता दीजिएगा कब कहाँ जाना है और किससे निकाह करना है। इतना कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी वापसी पर उसे ऐसा सरप्राइज भी मिलेगा। फिर वही हुआ जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। खानों ने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। इस पूरे गांव में हैरत ही हैरत थी। लोग घरों से निकल निकल कर एक लड़के को वनी होता देखने आए थे। शमीन खान भी सरपंच के बुलावे पर अपने बाप के साथ झिरगे में पहुंच चुकी थी। झिरगे में बेतहाशा रश था। सब इस वक्त मौजूद थे तो रहमान खान अपने बेटे को लेकर आ गए। मौलवी साहब भी हाजिर थे। देर किस बात की? मौलवी साहब, आप निकाह पढ़ाना शुरू करें। शर्मी ने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा, जहां रहमान खान के साथ सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस दरहम खानजादा खड़ा था। उसने यदम नजरें नीचे कीं। तनम खान ने सरपंच की आवाज़ पर भी सर नहीं उठाया। मौलवी साहब ने दोनों अतरा में इजाज़त तलब नज़रों से देखते निकाह शुरू किया। शर्मी की रजामंदी पूछने पर दिल ही दिल में अपने लाला के बारे में सोचती वह कड़वे घूंट भरती हाँ कर गई थी। दूसरी जानिब रजामंदी पूछने पर साकेत से दरहम ने भी हाँ की थी। इस तरह वह दोनों एक दूसरे के निकाह में बंध गए। जिंदगी का असल खेल तो अब शुरू हुआ था। निकाह होते ही वह बाप की व्हील चेयर घसीटते वापस मुड़ी थी। आज भी भरी महफिल में उसके चेहरे पर नकाब का तो था। वो चुपचाप आगे बढ़ने लगी। जब दरहम ने उसके पीछे कदम बढ़ाए थे, लोग हैरानगी से देख रहे थे। वह गाड़ी में सवार हुई थी। उसके साथ आए उसके बाबा की केयर टेकर ने उन्हें गाड़ी में बिठाया था। वह पीछे बाप के साथ बैठी थी। जब दरहम आगे आकर बैठ गया था, दोनों ने नजरें उठाकर एक दूसरे की जानिब नहीं देखा था। 20 मिनट बाद गाड़ी मीरान हाउस में रोकी गई थी। जब तक वह उतरी तब तक दरहम भी उतर गया था। हेयर टेकर को अपने बाबा को अंदर ले जाने का कहती। अब वो इर्द गिर्द देखते दरहम की जानिब मुड़ी। जानती हूँ आप दूर से पढ़कर आए हैं, मगर हैं तो इस इलाके कि तुम अच्छे से जानते हो वनी आए हुए बंदे के साथ कैसा सलूक होता है। आपकी जगह मैं होती और मेरी जगह तुम तो